ग्वालियर में हुई 2.5 करोड़ से अधिक की साइबर ठगी में अब तक पुलिस 19 से अधिक आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। ये आरोपी अधिकतर उत्तर प्रदेश के जिलों से गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें उनके द्वारा ठगी की गई वारदात का खुलासा किया गया है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों में खास बात यह है कि ये आरोपी एक दूसरे को जानते तक नहीं है और ना ही इनका आपस में कोई कनेक्शन है। केवल इनका नेटवर्क साइबर क्राइम को अंजाम देने के लिए एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नंबर से ही रहता है और बकाया एक दूसरे के अकाउंट में पैसा भेजकर काम किया जाता है। वहीं आपस में इन अपराधियों की जान पहचान न होने की बड़ी वजह यही है कि जब भी पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार करती है तो उससे दूसरे आरोपी की पहचान न होने के कारण पुलिस से बचने का प्रयास रहता है और ये बेधड़क होकर साइबर अपराधों को अंजाम देते रहते हैं। वहीं पुलिस लगातार इन साइबर ठगी के खुलासों में कार्रवाई को लेकर पूछताछ कर रही है। ऐसे में इन साइबर ठगी में अधिकतर युवा काम कर रही हैं और इनका जो मास्टरमाइंड गुरु है वो अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं लगा है। वहीं पुलिस का कहना है कि जो साइबर ठग है वो एक स्लीपर सेल की तरह जैसे आतंकवादी गलत कार्यों में युवाओं को बहला फुसलाकर बरगलाकर उनका उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरह अब साइबर ठग के मास्टरमाइंड भी इन्हें उसी तर्ज पर साइबर ठगी में उपयोग कर रहे हैं। बिना किसी जान पहचान के कई युवाओं से साइबर ठगी के क्राइम करवाए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस का कहना है कि कम समय में अधिक पैसे के लालच में ये युवा इन साइबर ठगों के झांसे में आ जाते हैं और साइबर अपराध कर बैठते हैं। ऐसे में पुलिस का साइबर ठगी से जुड़े मास्टरमाइंड यानी कि मुख्य आरोपियों की जड़ों तक पहुंचने का प्रयास जारी है। देखना होगा पुलिस कब तक साइबर फ्रॉड के मुख्य सरगनाओं तक पहुंच पाती है और उनकी मुख्य वजह जेल के सलाखों के पीछे कब तक उन्हें भेज पाती है। देखिए ग्वालियर से भारत एक्सप्रेस के संवाददाता मनोज चौबे की ये रिपोर्ट। ये रामकृष्ण मिशन के जो स्वामी सुपुत्रानंद जी हैं, इनके साथ घटना घटित हुई थी, जबकि इनको 17 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद लगभग 2.53 करोड़ रुपया इनसे विभिन्न खातों में ट्रांसफर करा लिया गया था। इसमें बहुत गहन विवेचना की गई। विवेचना के दौरान 3 आरोपी दिल्ली से, 6 आरोपी नागदा से, 10 आरोपी लखनऊ से अरेस्ट किए गए हैं। और इन लोगों की मॉडस ऑपरेंडी ये है कि पैसे को ये बहुत ज़्यादा विभाजित करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में, फिर उसके बाद अन्य राज्यों में भी अलग अलग खाते ये लोग खुलवाते हैं। इसके लिए एक या दो स्मार्ट जो लोग रहते हैं, जो जिनकी कन्विंसिंग विश्वास में लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, वो टारगेट करके ऐसे खातेदार ना ढूंढते हैं जिनसे वो खाते खुलवा के जो इस प्रकार के जो फ्रॉड का पैसा मंगाया जाता है तो उनसे उन खातों में मंगवा लेते हैं, उनको कुछ कमीशन देते हैं और उसके बाद वो पैसा विड्रॉ करके उसको क्रिप्टो ट्रेडिंग के माध्यम से सीक्रेट वॉलेट में भेज देते हैं और वहाँ से फिर सीक्रेट वॉलेट में पैसा जाने का बड़ा मुश्किल होता है कि ये किन लोगों के पास गया, किस कंट्री में गया। इसके लिए बहुत हमको यानी तत्परता पूर्वक और बहुत गहन विवेचना पूरी करनी पड़ती है। तो अभी तक लगभग 19 लोग इसमें हमने अरेस्ट कर लिए हैं और अभी भी मुझे को ऐसा संज्ञान में आ रहा है कि ऐसे समूह की संख्या और बढ़ेगी और ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूटेड मनी है उसको और हम रिकवर करेंगे ऐसे समूह के माध्यम से, जिन्होंने अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग बैंकों में, अलग अलग नगरों में, अलग अलग राज्यों में पैसा मंगाया है। सर क्या लगता है इनके जो टारगेट चलाते हैं लड़कों को ही, युवाओं को सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं? सबसे देखिए युवा वर्ग को मैंने थोड़ी सी टेंडेंसी देखी कि उनको ये लाभ का एक वो दिया जाता है, लालच दी जाती है कि वो बहुत कम समय में अच्छा कमीशन अर्जित कर सकते हैं और उनको ये भी इम्प्रेस किया जाता है कि कुछ बिजनेस का तरीका ऐसा है कि अलग अलग खातों में पैसा मंगाना अनिवार्य है ताकि बिजनेस की सीक्रेसी बंद ना हो और टारगेट ग्रुप में ना फंसे हम लोग। तो वो इम्प्रेस हो जाते हैं इस प्रकार से। जो एक दो इसमें प्रमुख लोग, ये लोग थोड़ा जिनको ज़्यादा कमीशन मिलता है उनको भेजते हैं ये लोग बहुत से ऐसे पर्सनस को कि आप लोग अपने खाते खुलाइए। और उसमें युवा वर्ग जो है, जो उनको मेनली जो दूसरों को मतलब खाते खोलने के लिए एक प्रकार से दुष्प्रेरित करता है इन्हें और या उनसे छुपाते हुए उनको खाते खुलवाने के लिए आगे बुलवाता है, उनका उसमें ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है युवा वर्ग का। और खातेदारों में तो विभिन्न वर्ग का आयु निकल गया है, एक दूसरे को जानते भी नहीं क्या? हाँ, इसमें इसलिए किया जाता है ये कि ताकि अपन अपराध करने की जो एक प्रकार से जो मॉडस ऑपरेंडी है उसको न पकड़ सकें। क्योंकि यदि जैसे 10 लोग आपस में परिचित रहेंगे और 2 व्यक्ति उनको ही अप्रोच कर रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि पैसा आया तुरंत इसको विड्रॉ करना है अपने को,
तो सब आपस में एक दूसरे से अपने विचार एक्सचेंज करेंगे और उनमें शक की भावना कहीं ना कहीं आ जाएगी। तो उस शक के दायरे से बचने के लिए इस प्रकार से ये अपनी मॉडस ऑपरेंडी अपना लेते हैं कि वो 10 लोग कुछ ऐसे टारगेट करें जो एक दूसरे से परिचित नहीं रहे, अलग अलग गाँव की छांट लिए, अलग अलग मोहल्लों के ले लिए, अलग अलग आयु समूह के ले लिए, अलग अलग जाति समूह के ले लिए। तो उससे आपस में एक दूसरे से परिचित तो नहीं रहते लोग, और इस प्रकार से जो इनकी आपराधिक कृत्य है उसका खुलासा भी उन लोगों पर नहीं हो पाता आसानी के साथ। सबसे बड़ी इसमें अब तक कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, आपस में इनका किस तरह का नेटवर्क निकल के सामने इसमें करीब 19-20 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये अलग-अलग अकाउंट्स में अलग-अलग जगह पैसा गया था, तो उसमें जैसे एक जगह उज्जैन में पैसा गया था, एक जगह दिल्ली में गया था, एक जगह लखनऊ में गया था, तो 3 बड़ी-बड़ी जगह दबिश दी गई हैं और अलग-अलग जगह से आरोपियों को उठाया गया है इसमें। इनमें जो क्या सबसे ज्यादा युवाओं को टारगेट करते थे, किस तरह से नेटवर्क इनका सामने निकलता है? इसमें नेटवर्क ऐसा है कि एक मेन आदमी होता है जो शायद संभवतः विदेश या कहीं मतलब अननोन जगह से ऑपरेट करता है, और ये अलग-अलग अकाउंट होल्डर्स के साथ लाइजनिंग बना के रखते हैं, जिनके अकाउंट में ये पैसा डलवाते हैं और फिर वो उसमें या तो बिटकॉइन्स के थ्रू या हवाला के थ्रू अपने पैसे को ट्रांसफ़र करा लेते हैं। इसमें युवाओं को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि युवाओं को पैसों की आवश्यकता होती है, तो इसलिए वो प्रलोभित हो जाते हैं। उसके अलावा ये कि युवा क्योंकि टेक सेवी रहते हैं, मोबाइल, इंटरनेट का यूज़ करना जानते हैं, तो एक संगठित रूप से उनकी टीम बना के ऐसा संज्ञान में है कि अलग-अलग देश के भागों में इस टाइप से ऑपरेट किया जा रहा है और साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है।